हमने तो बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स पे काम किया है, तो आप ज़रा सा हमारे बारे में अगर कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो। डेफिनेटली। तो मैं जब 2019 में ग्वालियर से दिल्ली आया, तो मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोली एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का एक चीज़ है, मैं तेरे को बताता हूँ, तू सेमिनार ज्वाइन कर एक बार आने में। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा था, मैं आऊँगा हीरो होंडा से, वो BMW के सपने बेच के जाऊँगा। वो वाली स्कीम थी उस बंदे की। तो मेरे को याद है कि जब सेमिनार वगैरह सब खत्म हो गया, यू आर स्टैंडिंग देयर, मैं जब उसके पास आया, मैंने कि आगे कैसे, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि जानने के बाद, क्योंकि मैंने दुनिया नहीं देखी थी इतनी उस टाइम पे, दिल्ली की स्पेशली। ठीक है, जब मैं उसके पास जा रहा था तो आप मुझे वहाँ खड़े हुए मिले थे, मैंने कि होगा कोई बंदा, आई डोंट नो हिम, मैं आपको तब जानता भी नहीं था, रत्तीवर का। ठीक है, तो रत्तीवर का मतलब क्या बताना चाहते हो? पहली बार हम मिले, बेसिकली ये MP की लैंग्वेज है रत्तीवर का। ठीक है, तो बेसिकली उस पर हम इंट्रोड्यूस कराया, ही सेड कि ये ड्रमर है, और उसने मेरे को बताया कि मैं रैप करता हूँ। तो एज अ म्यूजिशियन मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी, मैंने बाकी चीज़ें साइड में रखो, मेरे को अपना म्यूजिक का पता, आप करते क्या हो म्यूजिक में। व्हेन वी स्टार्टेड चिट चैटिंग, वो बजा चुका था बंदा। ठीक है, वहाँ से एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। आई स्टिल रिमेंबर कि आपने मुझसे एक चीज़ कही थी कि है ना, यू नो, कम टू माई प्लेस, आई विल जैम। तो वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं अटक के रह गई थी। मेरा वीक ऑफ था संडे को, तो आई कॉल्ड यू, मेरे को स्टिल मैंने कि मेरे को 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड करने हैं। कह रहे कैसे करेगा? मैंने कि मेरे पास सब चीज़ें हैं, बस मेरे को रिकॉर्ड करना है। कह रहा आजा। मैंने कहा स्टे का क्या जुगाड़ है? आपने बोला जा तू आ जा बस। मेरे को स्टिल याद है, हम लोग सुबह 3 बजे हमने 2 ट्रैक्स खत्म करे, वहाँ से फिर वो कारवां चलता गया, और आज उस कारवां को 4 साल हो गए। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि नेचर का कैसा रोल प्ले होता है हमारे मिलने पे भी। अगर याद होगा, आप सेमिनार के अंदर थे, बट मैं सेमिनार तक जाके पहुँच के मैं सेमिनार के ठीक बाहर खड़ा हूँ, और आई फेल्ट लाइक मुझे अंदर नहीं जाना है, तो मैं नहीं गया और मैं पलट के वापस आने लगा। बट फॉर नो रीज़न एट ऑल, जिस बंदे के बारे में आपने बताया, वो मुझे निकलता हुआ आके मुझे बोला कि जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वो मुझे रुक करके बातें करने लगे, एंड तब तक आप निकल के आए और उसने मिलाया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट निकल के, आई बिलीव, अगर इफ़ यू रिमेंबर, मैं उस पर बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, मैं रुका नहीं था, जबकि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे ट्रैवल करके आया था बस उस सेमिनार पे अटेंड करने के लिए। बट मैं निकल के जा रहा था और मैं बिल्कुल रास्ते पे खड़ा था, मुझे बस निकलना ही था, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी। तो यस, आई बिलीव कि नेचर का एक अपना ही अलग मिलाती है, राइट। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपने जो नेचर वाली बात बोली है, ठीक है, अगर आप किसी भी ग्रेट आर्टिस्ट की हिस्ट्री उठा के देख लो, तो उसकी ज़िंदगी ने ही उसे आर्टिस्ट बनाया है, और ज़िंदगी हमें तो ऊपर वाले ने दी है, राइट। ओके। और मुझे एक चीज़ याद थी, कहीं किसी ने बोला था कि हर चीज़ ना अपनी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है। आप चाहे वो म्यूज़िक ले लो, चाहे मैं अगर फॉर एग्जांपल क्लैप भी करता हूँ, तो उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी एक कनेक्ट टोनालिटी होती है, हर उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। और आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल बहुत लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं कि मुझे भगवान ये दे दो, मेरे को वो दे दो, बट भगवान आपको तब तक नहीं देते हैं जब तक उस चीज़ के लायक नहीं बनते और आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे नहीं जाती है, क्योंकि वो भी तो किसी फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट कर रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। और आपको उस लेवल पे अपनी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ानी पड़ती है टू मैच दैट लेवल, और वहीं से आपका इंट्यूशन अपने आप ऑटोमेटिकली कम्स इन प्ले कि यार ये चीज़ तेरे लिए गलत है, ये तेरी चीज़ तेरे लिए सही है। हम सबके अंदर वो आवाज़ है, बस हमें उसको अवेकन करने की ज़रूरत है और महसूस करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आर्टिस्ट के लिए, उसका आर्ट या फिर ऑडियंस? सो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट प्लस ऑडियंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही कुछ अलग रोल प्ले करती हैं। बिना आर्ट के आपको ऑडियंस भी नहीं देखेगी, और अगर ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे तो आपकी आर्ट का कोई मतलब महत्व ही नहीं है, मैं अगर एक वर्ड यूज़ करूँ। बिकॉज एक आर्ट यानी कि कोई भी कला हो सकती है, पेंटिंग, म्यूज़िक, राइटिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो आपकी आर्ट तब तक यूजलेस है और मीनिंगलेस है जब तक आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर मी, क्योंकि अगर मैं अपनी कला पे काम नहीं कर रही हूँ तो मेरी आर्ट सुधरेगी नहीं या निखरेगी नहीं। पर अगर मैं उस आर्ट पे बिना किसी ऑडियंस के इंटरेस्ट के काम कर रही हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझसे एक्सपेक्ट कुछ और कर रही है और मैं अपनी कला पे काम कुछ और कर रही हूँ, तो मेरी आर्ट का कोई मतलब नहीं है। सो एज पर मी बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ मेट्रोनोम, आपका क्या व्यू है इस पे? मैं इस पे इस चीज से इनसे डिसएग्री करना चाहूंगा रिस्पेक्टफुली। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, सबकी अगर अपनी आप पॉइंट ऑफ व्यू होती है। अगर आप आर्टिस्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग भी देखो या फिर इंग्लिश मीनिंग भी देखो, उसका पहला जो वर्ड है ना वो है आर्ट, कला। इंसान की कला उसे कलाकार बनाती है, ना कि उसकी ऑडियंस। ऑडियंस प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। बेसिकली जब तक आप सामने वाले को सुनाओगे नहीं तो आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। आई नो दैट, मतलब एज एन आर्टिस्ट एस्टैब्लिश पर्सपेक्टिव से करने के लिए खुद को ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट क्या ऐसे आर्टिस्ट नहीं रहे जिनको ऑडियंस ने पसंद मतलब नहीं किया? अगर आप पुराने आर्टिस्ट भी उठा के देख लो, मतलब जो मुगल एम्प्रेस के टाइम पे गाते थे आर्टिस्ट, उनके पास कितनी ऑडियंस होती थी? वो जहाँ प्रेजेंट है वहीं उनकी ऑडियंस है, ठीक है। पर उनकी कला उनके लिए साधना थी। उनकी कला इतनी इंपॉर्टेंट थी कि यार मैं चाहे खुद के लिए गाऊं चाहे मैं दूसरों के लिए गाऊं, मैं गाऊंगा इतना इनपुट से कि वो चीज़ से मेरी सोल कनेक्ट हो जाए। और मुझे अगर कोई इसको सुन भी रहा है तो वो उससे खुद कनेक्ट कर पाए कि यार ये तो मैं ही गा रहा हूँ। तो कला है फर्स्ट प्ले करती है, देन ऑडियंस कम्स इनटू प्ले, मेरे हिसाब से। बहुत ही आपने गहराई वाले words। एग्जैक्टली सोचने पे मजबूर कर दिया कि बट जहाँ पर वर्ल्ड कीप ऑन चेंजिंग, राइट। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तब कला का अलग ही मतलब था, पर अब आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो कला का अलग ही मतलब हो चुका है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बट येस, आई कम्प्लीटली अग्री कि एक आर्टिस्ट को अपनी कला पे बहुत ज़रूरी है काम करना। बट कला पे हम काम क्या करें उसके लिए हमें ऑडियंस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आर्ट हमारे अंदर की है, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी गा रहे हैं, राइट। अगर मैं अपने एज अ सिंगर बात करूं, बट अगर मैं गा ऐसा रही हूँ जो आजकल चल ही नहीं रहा है तो मेरी कला किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट है उसको कहीं ना कहीं पहुँचना है, उसका ड्रीम है, ठीक है, उसी के लिए वो गा रहा है। बट अगर उस जगह पे पहुँचने के लिए मैं आज क्या चल रहा है यहाँ पे वो नहीं देख रही हूँ तो मेरी कला तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो दो तरीके हैं ना इस चीज़ को हम अगर समझना चाहें तो, एक होता है वे ऑफ एक्सप्रेशन किसी आर्टिस्ट के लिए, और किसी आर्टिस्ट के लिए होता है वे ऑफ इम्प्रेशन। करेक्ट। हम इस चीज़ को दोनों चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि हाउ वी एक्सप्रेस इट। कुछ लोगों के लिए ऑडियंस इसलिए मैटर नहीं करती बिकॉज वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, बट हाँ अल्टीमेटली ऑडियंस तो पहुँच ही जाती है वहाँ तक। और कुछ लोग के लिए इम्प्रेस करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो भी उनकी एक कला है, एक तरीके से कहा जा सकता है। देखिए मेरा ये मानना है कि कला हर चीज़ में, बस आपको वो देखने का नज़रिया चाहिए और पहचानने का जरिया चाहिए। बहुत बढ़िया लेकिन आपके बातों से उनका शायर बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली वो राइटर वाली पूरी लेकिन चीज़ें झलकती है राइटर वाली बात। शुक्रिया। तो अगर आप दोनों से पूछूंगा अपने आप को लेकिन क्रिएटिव रखने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते हो या फिर आप क्या क्या करते हो उससे रिलेटेड? तो बेसिकली एज एन आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है उसकी क्रिएटिवनेस। बिना क्रिएटिविटी के एक आर्टिस्ट इज़ लाइक अ मतलब एक मोनोटोनस चेन है वो। मतलब एक वो होता था पहले वो चलती थी फ्लैट स्क्रीन्स, वो एक आर्टिस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फ्लैट स्क्रीन्स मैं समझा नहीं वाले क्या बेसिकली मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप किसी दरिया में किसी मतलब कोई भी लेक फॉर एग्जांपल ओशन में अगर आप एक पत्थर फेंकोगे, ठीक है, उस पत्थर से उसमें वेव्स आती हैं, तो आर्टिस्ट के लिए वो पत्थर एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। और अगर जब तक उसमें वो क्रिएटिविटी का पत्थर नहीं पड़ता है तो वो स्थिर बना रहता है, उसका फंक्शन ही खत्म हो जाता है, फिर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल अपने सही जगह पे हो आप, इतनी डीप गहराई में जाते हो। एक्चुअली सही है, आपने को एज ए राइटर एज ए कंपोजर आपको होना भी चाहिए। हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। तो वैसे तो आजकल की अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में या मॉडर्नाइजेशन बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिएटिव रहने के लिए। बट क्रिएटिविटी बनाई किसने, और सबसे पहले आर्ट किसने बनाया और आर्टिस्ट को किसने बनाया? नेचर नहीं बनाया ना। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा जरिया होगा क्रिएटिव रहने का। और एक आर्टिस्ट को एक ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। वो चाहे कहीं भी हो, कितने बड़े भी मुकाम पर हो, अगर उसको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो उसको ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है।
जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करेगा उसकी सोसाइटी की जो ऑब्जर्विंग पावर है, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं जानता कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, वहाँ की किसी लोकल गली में क्या चल रहा है, किसी मोहल्ले में क्या चल रहा होगा, राइट। मैं क्या जानता हूँ, मेरे को न्यूज़ दिख रही है, वहाँ ये चल रहा है, मोटे मोटे से रेन्यू पता है। अगर मुझे उस चीज़ के बारे में और जानना है या उस सिचुएशन के ऊपर कुछ चीज़ क्रिएटिव बनानी, तो वहाँ जाके मुझे रहना पड़ेगा और ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक एक आर्टिस्ट वो ज़िंदगी जीता नहीं है तो वो क्रिएटिविटी में निखार नहीं पाता उस चीज़ को। वो तो मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है और उस ज़िंदगी को करीब से जीने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि अगर आप क्रिएटिविटी भी निकाल रहे हो किसी भी टॉपिक फॉर एग्जांपल, तो वो टॉपिक आप बहुत प्रॉपरली और बहुत ब्यूटीफुली लोगों के सामने रख पाओ। तो आप क्या करते हो, मतलब मैं यही करता हूँ। मेरा रूटीन, मुझे फॉर एग्जांपल या तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँगा पुराना उठा के, ठीक है, और वाई बेसिकली पुराना क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि एज एन आर्ट में शब्दों से घिरा हुआ हूँ, ठीक है, पर जो आजकल के शब्द है ना वो अडेप्टेशन है पुराने शब्दों के। ओके, तो वाई नॉट पुराने शब्द पढ़ा जाए क्या कि मैं अपना अडेप्टेशन का वर्जन निकाल पाऊँ, तो इसलिए मैं पुराने शब्द ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्रिएटिविटी कहीं स्टक भी होती है तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं एक जगह बैठा हूँ तो मेरी मोमेंटम रुक चुकी है, माई ब्रेन नीड्स मोमेंटम, दैट्स वाई in order to create spark in my creativity, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि मैं पहाड़ों में घूमना चला गया, यहाँ मैं घर से उठ के एक चाय की शॉप पे भी जाने में मुझे मज़ा आता है कि यार मेरे बॉडी में तो मूवमेंट हो रही है ना। वेरी अवॉइड, मतलब बहुत अवॉइड रहते हो आसपास। बहुत सही। और जाता हूँ, मुझे अवेयर हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है कई गाने मैंने ऐसे लिखे हैं कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने किसी को देखा, उसकी सिचुएशन इमेजिन करी, मैं गाना लिखने बैठ गया। हाँ, मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और मेरे को एक सडन आइडिया माइंड में आया, मैं कि तू रुक जा, मुझे गाना लिख लेने दे, गाना लिखा, फिर खत्म, फिर कॉन्वर्सेशन। कई मोमेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि मैं बैठा हूँ लिखने के लिए एक्चुअल में पेन और पेपर के साथ ट्रेडिशनल वे में, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। मोमेंटम जब तक नहीं आता तो क्रिएटिविटी आपकी स्टक बनी रहेगी, और मोमेंटम लाने के लिए आपको वो चलना तो पड़ेगा। सी क्रिएटिविटी का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप इसको फोर्स करोगे तो ये आने से रहेगी, अगर आप इसको फ्लो करने दोगे तो ये वही चीज़ बता रहा है कि वो चीज़ हमने अगर किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करें तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बिल्कुल खुला रखा नहीं है, तो क्रिएटिविटी वहाँ मर जाती है। तो आप क्या कहते हो अगर आजकल कुछ ना कुछ तो करते हो इससे रिलेटेड? Exactly. So same, I believe that creativity is about observations, because मैं भी जब कुछ लिखती हूँ या गाती हूँ, so I try to observe. I mean I do write as well sometimes. तो मेरा भी यही होता है नज़रिया कि जो मैं आमने सामने देख रही हूँ, अपने आसपास देख रही हूँ, उसके बेसिस पे मैं कुछ लिखना पसंद करती हूँ। आई मीन आई बिलीव दैट ओपनली, लाइक क्रिएटिविटी इज़ ओपन, आप उसको बांध के नहीं रख सकते हो। अगर आप कुछ भी देख रहे हो उस पर भी आप लिख सकते हो, उस पर भी आप महसूस कर सकते हो कुछ। और अगर हम गाने की बात करें तो गाने में क्रिएटिविटी ये है कि अब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, मैं उस गाने को काफ़ी बार सुनती हूँ, उसको मैं महसूस करती हूँ पहले, बिकॉज अगर मुझे ही फील नहीं आएगा तो मेरी ऑडियंसेस को फील आ ही नहीं सकता। सो आई बिलीव दैट क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो अबाउट द इमोशंस एंड द फील यू गेट, राइट। सो अगर मेरे अंदर इमोशंस नहीं है उस गाने को लेकर तो मेरी क्रिएटिविटी बाहर आ ही नहीं सकती, राइट, बिकॉज मैं उसमें वो जान नहीं डाल पाऊंगी जो उस गाने में जान आनी चाहिए, राइट। सो इट्स अबाउट फीलिंग, इमोशंस एंड ऑब्जर्वेशंस फॉर मी। और व्हाट जैसे कि इस फास्ट पेस टाइम में आप टाइम निकाल पाते हो रियाज करने के लिए, या फिर वो चल जाता है अपने आप से? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा रियाज छूट जाता है, बट सडनली जब मुझे अपनी आवाज़ में डिफरेंस दिखने लगता है तो मुझे रियलाइज़ होता है अरे मैंने तो रियाज छोड़ रखा है। तो आई लाइक ट्राई टू फाइंड द टाइम फॉर दैट, लाइक मॉर्निंग में, नाइट में, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि उस हिसाब से, वैसे तो बेस्ट टाइम टू डू रियाज इज़ अर्ली मॉर्निंग, बट अकॉर्डिंगली मैं टाइम मैनेज करती हूँ। सो एक आर्टिस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलोगे तभी आप कुछ बन सकते हो। तो बेसिकली अगर हम एक सिनेरियो में बताता हूँ, आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, सबको फिजिबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, यहाँ तक कि हर एक चीज़ बनाने की, प्रोड्यूस करने की, फिर भी लोग क्यों लैग करते हैं इसमें? तो देखिए इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। सो एज़ पर मी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों को उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करने का नहीं पता कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उन ज़रियों को। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आज के टाइम में इतना वर्क प्रेशर है, इतना लाइफस्टाइल डिफरेंट है कि लोग लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है उनके पास। सो एक रीज़न मुझे ये भी लगता है।
और तीसरा वही है कि चाह नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं रहा है। अदरवाइज़ तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके पास हर टेक्नोलॉजी हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी वो चाह नहीं है, आपका फोकस नहीं है अपने गोल्स के ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए एज़ पर मी इन तीनों चीज़ को मैनेज करके चलना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्क लाइफ बैलेंस, दूसरा कि हमें जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मिली है हमें उसको हमें यूज़ कैसे करना है, एंड थर्ड इज़ कि हमारा फोकस हमारे गोल्स पे होना चाहिए। चलो अब हम वापस से आते हैं तेरा मेरा व्याह पे। तो आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गुनगुना दें इस गाने को, आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई नो यू आर गुड इनटू बीट बॉक्सिंग, तो सपोर्ट कर दो अपन। ओके। तेरा मेरा व्याह होगा, साढ़े इश्क दा ना होगा, डूबी हुण जुड़ जानी साडी, रिश्ता ना खत्म होगा। तेरा मेरा व्याह होगा, साढ़े इश्क दा ना होगा, डूबी हुण जुड़ जानी साडी, रिश्ता ना खत्म होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर आप रैप थोड़ा सा सुना सकते हो, लाइक वो एक अगर उस वीडियो में आप देखें ना, तो इट्स लाइक वो एक जो शिफ्ट चेंज होता है ना, एक सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है। जहाँ पे हमारा जो लीड एक्टर है गौरव, उन्होंने क्या उनके आंखों में वो चीज़ दिखती है जब शिफ्ट होता है तो। Correct. और इसको बहुत अच्छे तरीके से अमित ने पोर्ट्रे किया। तो प्लीज़ आप उस सीन को आप अगर उससे पहले मैं आपको एक रैप की स्टोरी बता दूँ। बेसिकली प्लीज। गाना मैंने अलग लिखा था और रैप मैंने किसी और चीज़ के लिए लिखा था। ओके। तो जो रैप था, जिस अभी मैं मतलब आई वाज वर्किंग समवेयर, तो रैप वहाँ से उठाया था। ये गाना इनकम्प्लीट था उस मोमेंट तक, ठीक है। और जब रैप इसका लिखा तब ये ऐड हुआ। तो इस गोज लाइक, क्या तुझे याद है वो तेरी मेरी मुलाकातें, दुनिया से छुप के किया करते हम भी बातें, आंसू जुदाई के आज भी मेरी आंखों में, भुला भी नहीं पा रहा इस दिल से मैं तेरी यादें, तुझे क्या पता तू कितनी ज़रूरी थी, जिंदगी तेरे आने से पहले अधूरी थी, ख्वाहिश जो मेरे दिल में दबी थी, आंखों से हर पल तुझसे कही थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस, मैं कनेक्शन एल्बम जो है जिस पे ये सॉन्ग है, वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट यू गाइस, तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर एक बार सुनो। एंड उससे पहले भी शायद से हमने एक और एल्बम लॉन्च किया था, तो मेट्रोनोम का एक और एल्बम भी है। एंड यस, वो आप प्लीज़ बताएं ज़रा। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। बेसिकली उसकी भी स्टोरी यही थी कि वो बेसिकली एक अंडरग्राउंड हिप हॉप एल्बम है कि फ्रॉम वेयर आई वाज बिलोंग, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड हाउ आई एम परसुइंग माय जर्नी, वो चीज़ पे एल्बम बेस्ड है। और वो भी आपको मिल जाएगी, आई एम श्योर स्पॉटिफाई पे सब जगह अवेलेबल है वो। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट आप वो एल्बम को भी ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें 2 सॉन्ग थे जो कि हमने ऑलमोस्ट वही थे। पहली ट्रैक हमने जो रिकॉर्ड की थी वो मिडनाइट पे, आधी रात मिडनाइट में पहली बार मुलाकात मिलते हैं। इट वाज 3:30 AM इन द मॉर्निंग जब हम सोए थे। और वो ऐसा नहीं है कि उस ट्रैक्स को भी रिकॉर्ड करते टाइम वो सिंगल टेक थे, उसके बाद भी हमने टेक लिया। आपने ही मना कर दी थी वो कि यार ये उसमें इतना पंच नहीं आ रहा जो सिंगल टेक में है। और तेरा मेरा व्याह का भी अगर मैं बात करूँ, मोस्टली आर्टिस्ट क्या करते हैं, 4-4 लाइन्स में फॉर एग्जांपल गाते हैं कि 4 लाइन्स पहले 4 लाइन्स बाद में, उस तरीके से वो ऐड करते हैं। ये इसमें जितना भी रैप लिया मैंने रिकॉर्ड करा वो सिंगल टेक का रिकॉर्ड था। और आजकल आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या फिर समथिंग आप जो काम कर रहे हैं? Certainly there are upcoming projects, so I want कि ऑडियंस चैनल पे जाकर ही देखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो उनको भी वो क्यूरियोसिटी रहेगी। बट yes, something new is surely coming up. तो अभी जैसे कि अपकमिंग जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं या फिर जो भी ऑडियंस है जिनको अपने में भी करने का दिल होगा बट फॉर श्योर वो नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आप इफ़ यू गाइज वांट टू शेयर समथिंग कि क्या करना चाहिए या फिर उनको किस तरीके से, या फिर अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इससे रिलेटेड, या फिर उनको कुछ बताना चाहिए, तो मुझे जितना ये लगता है, जितनी ज़िंदगी मैंने जी है और जितना मतलब जितना भी स्ट्रगल रहा है, मैं स्ट्रगल टर्म भी नहीं देना चाहूँगा उसको, क्योंकि वो देना गलत होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर वो ज़िंदगी में नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, सिंपल एज दैट। ठीक है, हर जो भी ज़िंदगी इंसान जिस तरीके भी इंसान ज़िंदगी जीता है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उसके लिए एज ए इंडिविजुअल खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसके एक्सपीरियंस उसे ही बनाएंगे एंड ऑफ द डे, उसका एंड प्रोडक्ट उसे ही मिलना है, किसी को दुनिया में बांटता नहीं फिरेगा वो, सीधी सी बात है। और आर्टिस्ट के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा
कि आप जिस जर्नी से गुजर रहे हो, उस जर्नी का, उस सफ़र का मज़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ आपने मज़ा लेना बंद कर दिया, वहाँ आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, फिर आप मनी माइंडेड हो जाओगे या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो सफ़र का मज़ा लो और सफ़र में चलते रहो। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का सफ़र है, सुकून तो बसर में ही मिलता है। तो सिंपल सी बात है। My goodness. Yes, चलो आप ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। वेरी वेल सेड। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ, आप भी कोशिश करें और यस देखते हैं। सो दोस्तों, हमने आज अभी इस वक्त जर्नी समझी और पूरी जर्नी को हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सिंगर्स जो है तेरा मेरा ब्याह जो है सॉन्ग के जो सिंगर्स हैं उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी हमने अभी देखी। बट ये सॉन्ग बेसिकली अगर हम देखें तेरा मेरा ब्याह सिर्फ ऑडियो तक सीमित नहीं है। हम इसके आगे अभी इसके प्रोडक्शंस और इसके वीडियो के बारे में जानेंगे, यहाँ तक कि इसके फेसेस जो सामने आए थे। सो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। और यस, अगर आपको इस सॉन्ग के बारे में जानना है और तो सब लिंक में है, इसकी वीडियो को देखना है तो वो सारे डिस्क्रिप्शंस में लिंक पड़े हुए हैं, आप इसे फॉलो करें, जाकर देखें, समझें और कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव।